नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश सिल्वर ईटीएफ की क्लासरूम में, जहां हम आपको सिल्वर ईटीएफ की तमाम बारीकियों के बारे में आज बताने वाले हैं। कैसे ये ईटीएफ काम करेगा, क्या होंगे नियम और इसमें किस तरह के पार्टिसिपेशन की उम्मीद की जा रही है, तमाम पहलुओं पर चर्चा होगी। और इस खास पेशकश में चर्चा करने के लिए हमारे साथ और इसे समझाने के लिए, इन टेक्निकल पहलुओं को समझाने के लिए हमारे साथ तीन दिग्गज मेहमान भी मौजूद हैं। हमारे साथ है निप्पॉन लाइफ इंडिया एएमसी के एक्सचेंज ट्रेडेड फंड के डिप्टी हेड हेमेन भाटिया जी, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एएमसी के प्रोडक्ट डेवलपमेंट एंड स्ट्रैटेजी हेड चिंतन हरिया जी, और साथ ही हमारे साथ कोटक सिक्योरिटीज के कमोडिटी रिसर्च हेड रविंद्र राव भी है। आप तीनों मेहमानों का ईटी नाउ स्वदेश की इस खास पेशकश में स्वागत है। तो चलिए अब सब चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले हेमेन भाटिया जी, जिस तरह से सिल्वर ईटीएफ की अब एंट्री होने वाली है, अब सेबी के नियम भी आ गए हैं, सिल्वर ईटीएफ को लेकर अब क्या तैयारी है और आप लोग कैसे लॉन्च कब तक होने की उम्मीद है, और साथ ही क्या नियम होंगे, इसको अगर आप आसान भाषा में दर्शकों को समझा दें हेमेन भाटिया जी तो बहुत ही अच्छा रहेगा। शो पर इनवाइट करने के लिए धन्यवाद। देखिए, सिल्वर ईटीएफ का जो ढांचा है वो गोल्ड ईटीएफ की तरह ही रहेगा, क्योंकि ईटीएफ फॉर्मेट में है। सिल्वर ईटीएफ का जो निवेश लक्ष्य है वो यही रहेगा कि जो घरेलू सिल्वर है उसके रिटर्न्स के समान रिटर्न देने की स्कीम की चेष्टा रहेगी, सब्जेक्ट टू ट्रैकिंग एरर एंड एक्सपेंस रेशियो। एंड जो अंडरलाइंग एसेट्स होंगे सिल्वर ईटीएफ के, वो इन्वेस्ट होंगे घरेलू सिल्वर में, और जो घरेलू सिल्वर लिया जाएगा स्कीम में वो एलबीएमए के मानदंड के प्रमाणित सारे मानदंड का पालन करेगा, और प्योरिटी वाइज वो 99% प्योरिटी जो एलबीएमए का स्टैंडर्ड है उसको कंप्लाई करेगा। और लॉन्च पर्सपेक्टिव से हमने सिल्वर ईटीएफ का ऑफर डॉक्यूमेंट ऑलरेडी सेबी के पास फाइल कर दिया है। उम्मीद करेंगे कि सेबी हमें जल्द से जल्द अप्रूवल देगी, जिसके बाद हम हमारी स्कीम लॉन्च करेंगे। ओके, हमारे साथ चिंतन हरिया जी भी है। सर, आपका भी स्वागत है ईटी नाउ स्वदेश पर। चिंतन साहब, आपको क्या लग रहा है, कितना गेम चेंजर होगा ये कमोडिटी ईटीएफ के दौर में, क्योंकि गोल्ड ईटीएफ तो काफी दिनों से है लेकिन सिल्वर ईटीएफ की डिमांड काफी समय से थी, तो क्या फायदा होगा और क्या नियम होंगे, आप भी आसान भाषा में अगर लोगों तक समझा पाए। सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि जो सिल्वर ऐसा कमोडिटी है जहां पर जो डिमांड है सिल्वर का वो ग्रो होने वाला है, क्योंकि हमारे इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स में सिल्वर जाता है, मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स में सिल्वर जाता है, और जैसे जैसे सोलर पावर की बढ़त होगी, सोलर पावर में भी सिल्वर एक बहुत इंपॉर्टेंट इनपुट है। तो एक साल में 3 करोड़ किलो जो सिल्वर उत्पादन होता है विश्व में, उसमें से 30 लाख जो किलो है वो सोलर पावर फोटोवोल्टिक सेल्स में यूज होता है। ये नंबर आज से 6-7 साल पहले सिर्फ 15 लाख किलो था। तो जो इंक्रीज जैसे सोलर पावर में होगा तो सिल्वर की भी डिमांड बढ़ेगी, और ये इंडस्ट्रियल कमोडिटी भी है। तो सिल्वर इन जनरल उसकी जो प्योरिटी है, उसकी जो खासियत है, एक बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, तो विश्व में उसकी जो डिमांड है वो बढ़ने की उम्मीद है। और भारतीय लोगों के लिए एक अच्छा मौका है सिल्वर ईटीएफ के द्वारा निवेश करने का। हमारा ऐसा मानना है कि जो जैसे गोल्ड ईटीएफ एक काफी पॉपुलर माध्यम रहा है गोल्ड में निवेश करने के लिए, सिल्वर भी वैसे ही रहेगा। जो रूल्स और रेगुलेशंस है वो काफी सिमिलर है कि आप मिनिमम न्यूनतम स्तर पर 95% आपके पास सिल्वर या सिल्वर के जैसे फ्यूचर्स आपके पास होने चाहिए सिल्वर ईटीएफ में। और सिल्वर ईटीएफ में आप 10% से ज्यादा सिल्वर फ्यूचर्स नहीं खरीद सकते अगर आपको रखना है तो। और आपको अगर कन्वर्ट करके सिल्वर में रखना है तो आप 10% से ज्यादा खरीद सकते हैं। तो जो रूल्स है वो काफी सिमिलर है गोल्ड ईटीएफ जैसा। अगर आप एक्सपेंस रेशो की भी बात करें तो एक्सपेंस रेशो भी गोल्ड ईटीएफ के जैसा है। तो हमारा ऐसा मानना है कि बहुत सारे निवेशक आज तक अगर उनको सिल्वर में निवेश करना था तो फिजिकल सिल्वर में या फिर ज्वेलरी में निवेश करते थे। अभी एक अच्छा और आसान मौका है उनके लिए फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट सिल्वर ईटीएफ के द्वारा निवेश करने का। और सिल्वर ईटीएफ और सिल्वर फंड ऑफ फंड जो दोनों ही आ सकते हैं, उनमें सभी तरह के निवेशकों को फायदा हो जाएगा जो सिल्वर प्राइसेस ऊपर जाएगा उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए।
यानी जो निवेशक अब तक सिल्वर को निवेश के तौर पर नहीं देखते थे, वहाँ जो उनको जब सिल्वर के उतार चढ़ाव से डर लगता था, उनके लिए एक अच्छा विकल्प होगा और सिल्वर ईटीएफ आएगा, ऐसा इन लोगों का मानना। जो रेगुलेशंस होंगे वो गोल्ड ईटीएफ की तरह ही होंगे। रविंद्र जी, अब आपसे मैं ये समझना चाहूँगा कि सिल्वर ईटीएफ रिटेल निवेशकों के लिए कितना फायदेमंद होगा, क्योंकि काफ़ी निवेशक चांदी के उतार चढ़ाव की वजह से डेरिवेटिव्स में पोजीशन लेने से डरते थे, हाजिर में भाव कम होने का डर रहता था। ऐसे में सिल्वर ईटीएफ क्या उन निवेशकों के लिए एक बेहतर मौका देगा? आपका टेक क्या होगा? गुड आफ्टरनून विश्व मोहन। जी बिल्कुल, मेरे हिसाब से ये एक वेलकम स्टेप है। और सिल्वर ईटीएफ जो है, सिल्वर ईटीएफ हो गया, क्रूड ईटीएफ हो गया, आई थिंक इसका काफी टाइम से मार्केट वेट कर रहा है, स्पेशली प्रेशियस मेटल्स में, क्योंकि गोल्ड में ऑलरेडी ईटीएफ प्रोडक्ट है लेकिन सिल्वर में नहीं है। और अगर किसी को इसमें एसआईपी के थ्रू या सिस्टमैटिकली अगर किसी को इन्वेस्टमेंट करना है तो पॉसिबल नहीं था। यस, आप फिजिकल ले सकते हो, लेकिन फिजिकल में अपने ही एक चैलेंजेस है, जैसे कि स्टोरेज प्रॉब्लम्स है, क्वालिटी इश्यूज आती है। तो इन्वेस्टर के पास एक ही विकल्प बचता था, एंड दैट वाज डेरिवेटिव, जो कि कमोडिटी एक्सचेंजेस पे ट्रेड होता है। लेकिन डेरिवेटिव प्रोडक्ट थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है और एक रिटेल इन्वेस्टर को समझना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है डेरिवेटिव प्रोडक्ट। अभी ईटीएफ आने के बाद मेरे हिसाब से एक रिटेल इन्वेस्टर के लिए एक बहुत अच्छा विकल्प आया है। और इसमें जैसे गोल्ड में लोग एसआईपी करते हैं, आई थिंक इट विल बी अ वेरी गुड इन्वेस्टिंग प्रोडक्ट जिनको प्रेशियस मेटल्स में करना है। गोल्ड में तो कर सकते हैं, बट सिल्वर में वो अवेलेबल नहीं था, और अभी ईटीएफ आने के बाद इवन सिल्वर में लोग एसआईपी कर सकते हैं। एंड आई थिंक दैट इज वन ऑफ द बेस्ट राउट। हमने देखा है कि इवन इक्विटी मार्केट्स में लोग एसआईपी करके एवरेजिंग आउट करके दे कैन मेक गुड मनी। सिल्वर में वो और एडवांटेजेस होगा, क्योंकि सिल्वर एक हाई बीटा कमोडिटी है और बहुत वोलेटाइल है। जैसे कि हमने सिल्वर में 6%, 8%, 10% का मूव भी एक दिन में देखा है। तो आई थिंक एसआईपी के थ्रू, एसआईपी के माध्यम से अगर ईटीएफ में इन्वेस्ट किया जाए तो आई थिंक दैट विल बी अ विन विन फॉर अ रिटेल इन्वेस्टर। तो मेरे हिसाब से एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, लेकिन इसका एक कॉन ये भी है कि सिल्वर जो है वो थोड़ा सा बल्की है एज कम्पेयर टू गोल्ड, तो इसका जो स्टोरेज कॉस्ट होगा वो थोड़ा सा शायद ज्यादा हो सकता है। तो इसका प्राइसिंग थोड़ा सा रीजनेबल होना चाहिए, तो वो जब ईटीएफ लॉन्च होंगे तभी समझ में आएगा। बट अदरवाइज आई थिंक एक बहुत बहुत अच्छा प्रोडक्ट है रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए, जिनको डेरिवेटिव समझ में नहीं आता है, या जिनको डेरिवेटिव्स में जैसे आपने बताया थोड़ा सा रिस्की हो जाता है, क्योंकि मार्क टू मार्केट और वोलेटिलिटी वो थोड़ा सा आई थिंक रिटेल इन्वेस्टर को कहीं ना कहीं थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। सो आई थिंक ईटीएफ इज अ गुड एवेन्यू, और हमें लगता है कि इसमें पार्टिसिपेशन काफी अच्छी हो सकती है आगे जाकर। बेहतर पार्टिसिपेशन की उम्मीद रविंद्र जी को लग रहा है, और जो निवेशक अब तक दूर रहे हैं, चांदी में निवेश नहीं कर पा रहे थे, उनके लिए भी एक बेहतर मौका देगा सिल्वर ईटीएफ। चलिए, अब आपसे बारी बारी से एक एक छोटे छोटे सवाल पूछ लेता हूं ताकि दर्शकों के सारे जितने भी कंफ्यूजन हो वो दूर हो सके। हेमेन भाटिया जी, अब आपसे अगला सवाल ये होगा, जो एक्सपेंस रेशियो होगा सिल्वर ईटीएफ का, इससे संबंधित क्या नियम होंगे? एक एक करके एक एक सवाल आपसे सर लेंगे। हेमेन जी। देखिए, जो एक्सपेंस रेशियो होगा सिल्वर ईटीएफ का, उसकी रेगुलेटरी सीमा 1% है। तो जो भी ईटीएफ लॉन्च होंगे, उनका एक्सपेंस रेशियो लॉन्च के समय डिसाइड होगा, और वो 1% या तो उससे कम कम ही रहेगा, इन लाइन विद जो दूसरे ईटीएफ हैं आज मार्केट में, उसी हिसाब से, उन्हीं के समान। और एक और सवाल हेमन जी आप ही से कि क्या गोल्ड ईटीएफ की तरह सारे रेगुलेशंस, क्या सिल्वर ईटीएफ में वही रेगुलेशंस लागू होगा? हालांकि इन्होंने बताया भी था चिंतन साहब ने, क्या वही रेगुलेशंस होंगे सारे? देखिए, ढांचा तो ईटीएफ का ही है, तो गोल्ड ईटीएफ की तरह ही चलेगा। अंदर जो अंडरलाइंग वैल्यूएशन होगा सिल्वर ईटीएफ का, वो भी गोल्ड ईटीएफ के समान ही रहेगा, जहाँ पे एलबीएमए के प्राइस लिए जाएंगे जो यूएसडी में होंगे। उसको वो, क्योंकि वो यूएसडी में प्राइसेस है, उस पे करेंसी का इम्पैक्ट दिया जाएगा, यूएसडी टू आईएनआर कन्वर्ट किया जाएगा। एक बार आपके आईएनआर प्राइसेस आ गए, फिर उस पे आपको कस्टम ड्यूटी और स्टैम्प ड्यूटी लगा के सिल्वर का जो घरेलू प्राइस है वो डिराइव करना पड़ेगा, और जो अंडरलाइंग एसेट्स जो सिल्वर ईटीएफ होल्ड करेगा, जो फिजिकल सिल्वर होल्ड करेगा, उसका वैल्यूएशन एग्जैक्टली गोल्ड ईटीएफ की तरह ही होगा, जो हमने अभी डिस्कस किया। तो काफी समानता है गोल्ड ईटीएफ के वैल्यूएशन मेथोडोलॉजी के साथ, और उसके वर्किंग के साथ, और उसके स्ट्रक्चर के साथ, क्योंकि ये ईटीएफ स्ट्रक्चर में है।
ओके। अब चिंतन जी, आपसे एक सवाल आपसे होगा कि एनएवी जो नेट एसेट वैल्यू होगा सिल्वर ईटीएफ का, इससे संबंधित जो भी रेगुलेशंस होंगे वो क्या नियम होंगे और कैसे काम करेगा, ये एनएवी कैसे कैलकुलेट होगा? जैसे कि हेमेंत जी बता रहे थे, जो वैल्यूएशन का, उसी वैल्यूएशन के हिसाब से एनएवी कैलकुलेट होगा। तो जो लंदन बुलियन एक्सचेंज है, जो एलबीएमए कहा जाता है, उसके जो प्राइजेस आते हैं वो मेरे हिसाब से रात को आते हैं। उन प्राइजेस के हिसाब से डॉलर को रुपये में कन्वर्ट करके जो रुपी प्राइस आ जाता है एलबीएमए का सिल्वर का, उस हिसाब से वैल्यूएशन एनएवी का होगा। और एनएवी जैसे गोल्ड में कैलकुलेट होती है, एग्जैक्टली सेम तरीके से सिल्वर में भी होगी। रोज एनएवी डिक्लेयर होगी और वो एनएवी के आसपास ही सिल्वर का जो ईटीएफ है वो भी ट्रेड होगा, क्योंकि जो नियम है वो बताते हैं कि ट्रैकिंग एरर आपका 2% से ज्यादा वार्षिक तौर पर नहीं होना चाहिए। तो जो वैल्यूएशन है वो बिल्कुल इंटरनेशनल मार्केट्स के साथ, अगर आप भारतीय जो टैक्सेस वगैरह उसको जोड़ दे और रुपी को कन्वर्ट कर दे, तो जो भारत में फिजिकल सिल्वर के भाव है उसके आसपास जो इंटरनेशनल सिल्वर के भाव है, उस हिसाब से आपका एनएवी कैलकुलेशन होगा, वैल्यूएशंस होगा निवेशकों के लिए। एक और सवाल इससे आप ही से होगा चिंतन, आपसे ही पूछना चाह रहे कि स्कीम के कुल एसेट्स का अगर ईटीसीडी की अगर बात करें, एक्सचेंज ट्रेडेड जो भी कमोडिटी डेरिवेटिव्स होंगे, उसमें निवेश की सीमा क्या होगी और अगर उस सीमा से अगर ज्यादा होगा तो क्या होगा? तो अभी के जो नियम आए हैं कुछ दिनों पहले, वो नियम के अनुसार जो एक्सचेंज ट्रेडेड कमोडिटी है, यानी कि जो सिल्वर फ्यूचर्स है, वो आप 10% तक रख सकते हो। अगर आपको खरीदते वक्त, अगर आपको पैसा, जब आप निवेश कर रहे हो सिल्वर में, अगर आपको निवेश के वक्त 10% से ज्यादा भी आपको निवेश करना है, आप कर सकते हो ईटीएफ में। पर जब भी वो सेटलमेंट डेट होगा तभी आपको फिजिकल डिलीवरी देनी पड़ेगी। तो नियम ऐसे है कि 10% से ज्यादा आप ईटीसीडी में रख नहीं सकते लंबे अवधि के लिए। अगर आप 10% से ज्यादा खरीदते हो तो आपको उसका फिजिकल डिलीवरी लेके ईटीएफ में फिजिकल डिलीवरी हो जाएगा, और क्या बोलते 10% की जो सीमा है उससे ज्यादा आपके पास ईटीसीडी सिल्वर ईटीएफ में नहीं हो सकता। यही बिल्कुल नियम है ईटीसीडी यानी कि डेरिवेटिव्स का सिल्वर ईटीएफ के लिए। ओके ओके। भाटिया जी, आपसे एक और सवाल होगा कि अगर हम ट्रैकिंग एरर की बात करें तो वो कितना रखना होगा और बेंचमार्क रिटर्न और स्कीम के रिटर्न का कितना फर्क होगा ट्रैकिंग एरर में? अगर फर्क ज्यादा होगा तो क्या उसे डिस्क्लोज करना पड़ेगा? हाँ, देखिए, जैसे चिंतन जी ने कहा, अभी के 2% जो रेगुलेटरी सीमा है ट्रैकिंग एरर की, वो 2% की दी हुई है। और जैसे कि जब हम स्कीम लॉन्च करेंगे तभी समझेगा कि उसकी ट्रैकिंग एरर कैसे चलेगा। लेकिन हमारा गोल्ड ईटीएफ का जो एक्सपीरियंस है उसके बेसिस पे हम ये कह सकते हैं कि हमारी जो ट्रैकिंग एरर है वो होपफुली विद इन 2% ही रहेगी। और इन केस अगर ट्रैकिंग एरर 2% से ज्यादा 2% को क्रॉस करती है, 2% की सीमा को क्रॉस करती है, तो बेसिकली जो भी डिस्क्लोजर्स रहेंगे वो करने पड़ेंगे और उसको जस्टिफाई करना पड़ेगा टू आवर बोर्ड इन लाइन विद द सेबी रेगुलेशन। तो भाटिया जी, एक और सवाल इससे जुड़ा हुआ, जब हम अगर सिल्वर के प्राइसेस, किस प्राइसेस को देखेंगे अगर हमें रिटर्न अगर कैलकुलेट करना होगा कि सिल्वर ईटीएफ के रिटर्न के लिए? देखिए, जो बेंचमार्क का जो प्राइजेस होंगे सिल्वर ईटीएफ के लिए, जो बेंचमार्क रहेगा वो डोमेस्टिक प्राइस ऑफ सिल्वर ही रहेगा। तो जो रेगुलेशंस आए हैं अभी 1 या 2 दिन पहले, उसमें क्लियरली मेंशन किया हुआ है कि आपको बेंचमार्क में डोमेस्टिक प्राइस ऑफ सिल्वर ही यूज करना है। तो बेसिकली जो प्राइस पे आपका सिल्वर वैल्यू होगा, जो मेथोडोलॉजी से, जो मानदंड से सिल्वर वैल्यू होगा, वही तरीके से आपका बेंचमार्क भी कैलकुलेट होगा और आपका सिल्वर ईटीएफ की नैव का कंपैरिजन होगा उसी बेंचमार्क के साथ, विच इज योर डोमेस्टिक प्राइस ऑफ लैंडेड सिल्वर एज पर द सेबी रेगुलेशन। प्योरिटी की बात आती है तो हम लंदन जो एलबीएमए में वही रेट देखते, क्या अपना इंडियन स्टैंडर्ड सिल्वर के लिए नहीं आने वाला है? देखिए, इंडियन स्टैंडर्ड पे मैं भी कमेंट नहीं करूंगा, लेकिन फिलहाल जो रेगुलेशंस कह रहे हैं वो क्लियर है कि जो गोल्ड होगा वो एलबीएमए डिलीवरी नॉर्म्स को कंप्लाई करना पड़ेगा और प्योरिटी वाइज 99.9% उसकी प्योरिटी रहेगी, जो अंडरलाइंग सिल्वर होगा उसकी। तो मुंबई के रेट पे मुंबई के इस पे मैं अभी कमेंट नहीं कर पाऊंगा। ओके रविंद्र जी, अब आपसे भी एक सवाल ले लेता हूं। आपसे सवाल यही होगा कि ईटीएफ के फायदे तो हम लगातार बता रहे हैं, लेकिन
कितना रिस्क होगा, क्या जोखिम होंगे और क्या नुकसान, अगर कोई इसमें निवेशक कोई अगर आता है तो उनके लिए क्या नुकसान होंगे रविंद्र जी? देखिए विष्णु मोहन जी, मेरे हिसाब से ईटीएफ में इन्वेस्ट करना, आई थिंक जैसे मैंने आपको बताया कि एक एसआईपी राउट के थ्रू अगर ईटीएफ में इन्वेस्ट करता है, आई थिंक दैट विल बी मच बेटर चॉइस, क्योंकि जैसे मैंने बताया सिल्वर एक हाई बीटा कमोडिटी है जिसमें हमने एक एक दिन में 10% के मूव्स भी देखे हैं पैंडेमिक टाइम्स में। तो एक दिन 10% मूव, दूसरे दिन 7% मूव, तो आई थिंक काफी वोलेटाइल कमोडिटी है, तो उसमें एक लमसम इन्वेस्ट करना हो सकता है कि इट माइट टर्न आउट स्लाइटली रिस्की, जो छोटे निवेशक है। तो आई थिंक छोटे निवेशकों को हमारे साइड से यही एडवाइस होगा कि जैसे गोल्ड भी वोलेटाइल है, लेकिन एज कम्पेयर टू गोल्ड सिल्वर ज्यादा वोलेटाइल है, क्योंकि सिल्वर जो है वो इंडस्ट्रियल मेटल्स एज वेल एज प्रेशियस मेटल, ये दोनों का कॉम्बिनेशन है। तो अगर इंडस्ट्रियल मेटल्स में ज्यादा मोमेंटम होता है तो उससे भी इम्पैक्ट होता है सिल्वर, और अगर प्रेशियस मेटल्स में मूवमेंट होता है तो उससे भी इम्पैक्ट होता है। तो मेरे हिसाब से उस वजह से जो वोलेटिलिटी है बहुत ज्यादा है, तो एसआईपी राउट के थ्रू करना, आई थिंक दैट इज सिस्टमैटिकली, आई वुड से सिस्टमैटिकली करना, आई थिंक दैट विल बी अ वेरी गुड चॉइस फॉर अ रिटेल इन्वेस्टर, जो हम ईटीएफ के थ्रू कर सकते हैं, जो अब तक के लिए अवेलेबल नहीं था। तो मेरे हिसाब से वो एक मेजर रिस्क है। तो लमसम अमाउंट डालने के पहले आई थिंक वन शुड थिंक, लेकिन अगर एसआईपी रूट के थ्रू करते हैं तो आई थिंक दैट विल बी अ गुड अपॉर्चुनिटी, क्योंकि हर एक लेवल पे एवरेजिंग हो जाता है इन्वेस्टमेंट के लिए, और इसे इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव से देखना चाहिए, ना ही कि ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से। ट्रेडर्स ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन अगर रिटेल इन्वेस्टर जिनको इन्वेस्ट करना है, आई थिंक दे शुड थिंक ऑफ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट रादर देन शॉर्ट टर्म ट्रेड। ओके, यानी लंबी अवधि का नजरिया हो उस हिसाब से आपको यहाँ पर निवेश करना चाहिए, ट्रेडिंग के लिहाज से नहीं करना चाहिए। रविंद्र जी, आपसे एक और सवाल ये होगा कि गोल्ड ईटीएफ में उस तरह का पार्टिसिपेशन, जब गोल्ड के भाव कम रहते तो बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेशन देखने को नहीं मिलता है। जब सिल्वर ईटीएफ पे आएगा, क्या यही हाल होगा? जब गोल्ड सिल्वर चल रहे होंगे तो बहुत बढ़िया पार्टिसिपेशन होगा और बाद में इसमें वॉल्यूम कम हो जाएंगे। आपका टेक क्या होगा इस पर? बिल्कुल विश्व मोहन, मेरे हिसाब से ये पॉसिबल है, क्योंकि अगर हम अभी इंटरनेशनल ईटीएफ देखें, अगर इंटरनेशनल ईटीएफ जो सिल्वर ईटीएफ चल रहा है, क्योंकि इंटरनेशनली काफी सारे ईटीएफ्स है जिसमें सिल्वर और गोल्ड भी पॉपुलर है, लेकिन अभी जैसे अगर हम गोल्ड और सिल्वर का पिछले कुछ मूव्स देखे, गोल्ड ने ऑलरेडी एक हाई बनाया इंटरनेशनल में, 2070 का हाई लगा के वहां से करेक्शन आया है। बट अगर सिल्वर का ऑल टाइम हाई देखे तो अराउंड $48-49 के आसपास है पर आउंस, लेकिन अभी जो अपमूव आया है वो $30 के पार नहीं जा पाया। तो कहीं ना कहीं वो जो डिसअपॉइंटमेंट है वो हम ईटीएफ में देख सकते हैं, क्योंकि ईटीएफ में उतना अच्छा पार्टिसिपेशन इंटरनेशनली नहीं है सिल्वर में, क्योंकि मोमेंटम आई वुड से इट इज इन अ ब्रॉड रेंज। तो जैसे ही ये ब्रेकआउट आ जाता है, हो सकता है कि $28-30 के ऊपर अगर सिल्वर चला जाए, तो देयर इज अ चांस कि इसमें पार्टिसिपेशन काफी अच्छा हो। अगर हम पैंडेमिक के टाइम पे देखें तो गोल्ड ईटीएफ में इंडियन मार्केट्स में काफी अच्छा पार्टिसिपेशन था, क्योंकि गोल्ड के प्राइसेस जो थे वो लगातार बढ़ रहे थे। तो मेरे हिसाब से सेम विल गो फॉर सिल्वर ऑल्सो। अगर सिल्वर का प्राइजेस अगर थोड़ा सा म्यूटेड है, या फिर इक्विटी मार्केट्स आर डूइंग गुड, तो हो सकता है कि सिल्वर में पार्टिसिपेशन थोड़ा सा कम हो। लेकिन वहीं अगर जैसे आज का सेशन ही देखे, आज इक्विटी मार्केट्स डाउन था, गोल्ड सिल्वर दोनों ही ऊपर आ गए हैं, तो ऐसे टाइम्स में वी माइट सी शिफ्ट ऑफ फंड्स, और वो टाइम पे सिल्वर में ज्यादा पार्टिसिपेशन दिख सकता है, और जैसे ही प्राइसेस ऊपर आते हैं, आई थिंक पार्टिसिपेशन विल इंक्रीज मोर। तो जैसे गोल्ड के लिए है, आई थिंक दैट विल आल्सो बी ट्रू फॉर सिल्वर। ओके ओके, चलिए अब एक बात और कर लेते हैं हेमेन भाटिया जी, वो है लिक्विडिटी को लेकर। जब सिल्वर ईटीएफ आएगा, नया प्रोडक्ट होगा तो लिक्विडिटी एक चिंता होगी, तो क्या इसके लिए कोई मार्केट मेकर्स आप लोगों को नियुक्त करने होंगे लिक्विडिटी बढ़ाने के लिए, क्योंकि आप फंड हाउस है? क्या तैयारी होगी आप लोगों की? देखिए, एक ईटीएफ में जो लिक्विडिटी ईटीएफ की डिपेंड करती है, वो डिपेंड करती है अंडरलाइंग जो एसेट है उसकी लिक्विडिटी पे। तो जब तक अंडरलाइंग एसेट लिक्विड है, वो जो इस केस में फिजिकल सिल्वर है, ईटीएफ लिक्विड होगा। हाँ, हमको मार्केट मेकर्स वगैरह भी अपॉइंट करने पड़ेंगे, जैसे हम दूसरे ईटीएफ में करते हैं, जो सपोर्ट करेंगे एक्सचेंज पे लिक्विडिटी प्रोवाइड करने के लिए। लेकिन हमारा हमारा अनुभव ये रहा है, इसके पहले जब हमने फर्स्ट गोल्ड ईटीएफ लॉन्च किया था इंडिया में 2007 में, तकरीबन
इनिशियली आपके वॉल्यूम्स कम होते हैं, लेकिन ग्रेजुअली जैसे जैसे प्रोडक्ट पॉपुलर होते जाता है तो आपके वॉल्यूम्स बढ़ते जाते हैं। तो हमने देखा है बेसिकली ऑन एन एवरेज जो हमारे ईटीएफ है, गोल्ड ईटीएफ भी है, उसका ऑन एन एवरेज 20 से 25 करोड़ एवरेज वॉल्यूम होता है ऑन डेली बेसिस। तो वो लेकिन एक दिन में नहीं हुआ है, वो ग्रेजुअली बढ़ा है। और एज लॉन्ग एज जो अंडरलाइंग एसेट है वो लिक्विड है, तो लिक्विडिटी के इश्यूज नहीं आते हैं। ये हमारा अनुभव रहा है। हेमेन भाटिया जी, एक और सवाल, आप लोगों की क्या तैयारी चल रही है सिल्वर ईटीएफ की, और कब तक उम्मीद करें कि ये लॉन्च होने की उम्मीद की जाए? अब जैसे कि मैंने कहा, हमने हमारा ऑफर डॉक्यूमेंट सेबी के पास फाइल कर दिया है, और जैसे ही रेगुलेटर हमको अनुमति देंगे इस प्रोडक्ट पे, हम जल्दी जल्द प्रोडक्ट को मार्केट में ले आएंगे। चिंतन जी, आप लोगों की कैसी तैयारी चल रही है सिल्वर ईटीएफ को लेकर? क्या प्रोडक्ट जल्द लॉन्च हो सकता है आपकी तरफ से भी? बिल्कुल, हमारी कोशिश भी यही रहेगी कि जितना हमको जल्दी अप्रूवल मिले, हम निवेशकों के लिए एक ऑप्शन लाए सिल्वर ईटीएफ का और सिल्वर फंड ऑफ फंड का भी। इससे डीमैट और नॉन डीमैट होल्डर सभी निवेशकों को एक मौका मिल जाएगा ईटीएफ में और सिल्वर में पार्टिसिपेट करने का। तो हम काफी टाइम से रुके थे कि जो रेगुलेशंस आए, और सिल्वर एक ऐसा कमोडिटी है जहां पर बहुत सारे लोगों ने सिल्वर एज ए कमोडिटी फिजिकली रखा होगा। उम्मीद करते हैं कि वो फिजिकल को कन्वर्ट करके अगर ईटीएफ के द्वारा आ जाए तो भी एक इनिशियल तौर पर एक अच्छा कॉर्पस जमा हो सकता है। स्लोली होगा, क्योंकि पिछले 10 साल में हम देखें तो सिल्वर के भाव ज्यादा बढ़े नहीं है। पर अगर इंडस्ट्रियल कमोडिटीज में तेजी आती है और सिल्वर में तेजी आती है, तो जैसे कि हम हर इन्वेस्टमेंट में देखते हैं कि जब कोई भी इन्वेस्टमेंट का परफॉर्मेंस अच्छा होता है तो वहां पे लोग निवेश करने आते हैं। हमने गोल्ड में भी लास्ट ईयर ये देखा था। तो सिल्वर में भी एक अच्छा मौका आ सकता है। भारत में सिल्वर का जो डिमांड है वो अच्छा रहेगा, ऐसा हमारा मानना है, और हम निवेशकों के लिए सिल्वर ईटीएफ जल्द से जल्द आना चाहेंगे। ओके, तो उम्मीद है कि जल्द ही मार्केट में आपको सिल्वर ईटीएफ भी दिखेगा। तैयारी पूरी चल रही है, नियम भी आ गए हैं और फंड हाउसेस भी इसके लिए तैयार है। चलिए अब गोल्ड ईटीएफ की बात कर लेते हैं। रविंद्र जी, अगर कोई गोल्ड ईटीएफ में अगर फिलहाल पैसा लगाना चाहे तो आपको लग रहा है कि ये सही समय है? विष्णु मोहन, मेरे हिसाब से जो अनसर्टेनिटी चल रही है मार्केट में, अभी फिर से वायरस कंसर्न्स फिर से निकल के आ रहे हैं। साउथ अफ्रीका में नया वेरिएंट निकल के आया है, तो आई थिंक अभी भी जो अनसर्टेनिटी है वो मार्केट में बना हुआ है। इवन तो हम काफी कोविड के जो कंसर्न्स थे उससे काफी निकल के बाहर आए हैं, बट स्टिल बैकग्राउंड में अभी भी कंसर्न्स है। और उसके अलावा अगर वो निकल जाता है तो उसके अलावा जो इन्फ्लेशनरी कंसर्न्स है, आई थिंक वो सबसे इम्पोर्टेंट है अभी आफ्टर कोविड। तो मेरे हिसाब से अनसर्टेनिटी के चलते गोल्ड या सिल्वर को, स्पेशली गोल्ड, मेरे हिसाब से उसको टाइम नहीं करना चाहिए। और गोल्ड का जो एक पोर्टफोलियो में जो एलोकेशन है उसे कंटिन्यू करना चाहिए। जैसे ही मार्केट नीचे आता है तो यू कैन एक्यूमुलेट ऑन अ लमसम बेसिस, लेकिन अगर मार्केट ऊपर भी रहता है तो भी मेरे हिसाब से एसआईपी राउट के थ्रू, ईटीएफ्स या फिर जो भी फंड ऑफ फंड्स है उसके थ्रू वन शुड कीप इन्वेस्टिंग। हो सकता है कि यहाँ से गोल्ड फिर से नया हाई टेस्ट करे अगर ये एस्केलेट होता है तो मेरे हिसाब से वन शुड नॉट टाइम द मार्केट। जो मैं हमेशा कहता हूँ, कोई भी शो पे अगर मेरे को ये क्वेश्चन आता है तो आई टेल द सेम थिंग कि यू शुड नॉट टाइम द मार्केट। आपके पोर्टफोलियो में एक से 10 to 12% का एलोकेशन गोल्ड में होना ही चाहिए, क्योंकि अनसर्टेनिटी यू डोंट नो, अगर कुछ मेजर कोई अनटूवर्ड सिचुएशन होता है तो आई थिंक गोल्ड इज अ सेफ हेवन कमोडिटी, और वही आपको जो आपका पोर्टफोलियो है उसे बैलेंस करे। जी, अगर 10 से 15% गोल्ड रखते हैं तो सिल्वर ईटीएफ के आने के बाद क्या वो बढ़ जाएगा? अब सिल्वर में भी कुछ एलोकेट आपको करना चाहिए उसके बाद से? वेल, आई थिंक सिल्वर में भी एलोकेट तो करना चाहिए, बट गोल्ड, जैसे मैंने पहले भी बताया कि गोल्ड एक 100% सेफ हेवन कमोडिटी है। बट अगर सिल्वर की बात करें तो सिल्वर में इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टीज भी है, और ग्रीन इकोनॉमी की वजह से आई थिंक आगे जाके सिल्वर का डिमांड बढ़ने का चांसेस है। तो वो पर्सपेक्टिव को लेके आप सिल्वर को भी एक्यूमुलेट कर सकते हैं। प्लस इट इज ऑल्सो अ प्रेशियस मेटल, तो मेरे हिसाब से आई वुड से इट हैज अ डबल इम्पैक्ट। तो मेरे हिसाब से सिल्वर में भी थोड़ा बहुत एलोकेशन होना चाहिए। आई वुड से 10%, 10 to 12% गोल्ड और 4-5% सिल्वर में एलोकेशन जरूर होना चाहिए। ओके, हेमेन, यही सवाल आपसे भी होगा, आपका क्या भी होगा? क्या गोल्ड सिल्वर में कितना एलोकेशन होना चाहिए? क्या अब सिल्वर की भी बारी है, सिल्वर में भी एलोकेशन बढ़ाना चाहिए ये निवेश मांग, क्योंकि सिल्वर की भी अब धीरे धीरे बढ़ रही है?
हमारा मानना ये है कि इन्वेस्टरों को अपने एसेट एलोकेशन को स्टिक करना चाहिए, एंड विद इन द एलोकेशन ये जो कमोडिटी बेस्ड ईटीएफ्स है इसमें 10 से 15% टोटल एलोकेशन करना चाहिए। इसके 3 फायदे हैं। पहला फायदा तो ये है कि दोनों ही गोल्ड लीजिए या सिल्वर लीजिए, दोनों का कोरिलेशन विद रेफरेंस टू जो इंडियन इक्विटीज है उसके साथ अगर आप लंबी अवधि पे इन्वेस्ट करते हैं तो लंबी अवधि का जो कोरिलेशन है वो बहुत बहुत ही लो है, या तो नेगेटिव है। अब उससे फायदा ये होता है इन्वेस्टर के पोर्टफोलियो में कि इन्वेस्टर की जो पोर्टफोलियो में जो वॉलेटिलिटी होती है, जो स्टैंडर्ड ओके डिविएशन होता है ओके वो लो हो जाता है, और उसके कारण बेटर रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स मिलते हैं पोर्टफोलियो पे। एंड करेंसी का भी बेनिफिट मिल जाता है इन्वेस्टरों को इन्वेस्ट करके, क्योंकि आईएनआर का डिप्रिसिएशन 2.5 से 3% का ऑन एन एवरेज आता है अगर आप लंबी अवधि के लिए इन्वेस्ट करते हैं, तो वो ओके बेनिफिट भी आपको करेंसी का मिल जाता है। तो 10 से 15% एलोकेशन गोल्ड और सिल्वर में इन टोटालिटी करना चाहिए, एंड लेकिन बहुत जरूरी है कि अपने एसेट एलोकेशन को स्टिक करके चलें। ओके तो ये व्यू है गोल्ड सिल्वर का एलोकेशन आपको किस तरह का होना चाहिए। चलिए, काफ़ी प्रोडक्टिव चर्चा हुई सिल्वर ईटीएफ को लेकर और उसकी पूरी बारीकियां आप सारे एक्सपर्ट्स ने इस पर जानकारी दी कि कैसे सिल्वर ईटीएफ काम करेगा, उनके क्या क्या नियम कानून होंगे और कब तक लॉन्च होने की उम्मीद आप कर सकते हैं। शुक्रिया आप सभी मेहमानों का। हेमंत भाटिया आपका शुक्रिया, चिंतन आपका शुक्रिया, रविंद्र जी आपका शुक्रिया। आप तीनों ने वक्त निकाला ईटी नाउ स्वदेश के लिए और इस चर्चा में शामिल हुए। तो यह सिल्वर ईटीएफ की क्लासरूम में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहिए ईटी नाउ स्वदेश के साथ क्योंकि यहाँ पर खबरों का सिलसिला चलता रहेगा। नमस्कार। Wrong year.